सैल्विनिया। सैल्विनिया एक वाटर फर्न है। जनरली हम देखते हैं कि फर्न जो है वो पानी वाला एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कोई नदी हो गया, कोई तालाब हो गया, तो इसके आस पड़ोस में जहाँ गीली मिट्टी रहती है तो उसमें फर्न ग्रो करता है। और जो एरिया था में ज्यादा छाव छाव भी हो, शेड भी हो, तो वो वाले एरिया में फर्न ग्रो करते हैं। पर ये सब जमीन में। लेकिन हमारे जो फर्न्स है कुछ पानी में भी जस्ट फ्लोट करते रहते हैं। जैसे एजोला हो गया, रेग्नेलिडियम, पिलुलिया एंड मार्सिलिया। मार्सिलिया भी काफी जो जिस नदी का बहाव कम तेज है, इसमें मार्सिलिया भी मिल जाते हैं और सैल्विनिया भी मिल जाते हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सैल्विनिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अयंतिका दास और आज मैं ये वाटरफॉन्ट सेल्विनिया को डिस्कस करने वाली हूँ। लेक्चर वीडियो दो पार्ट में होगा। जो पार्ट वन है उसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगी ये सेल्विनिया, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस हैबिटेट में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मतलब इसकी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ये बाहर से कैसे दिखते हैं, इसकी एनाटोमी मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखते हैं, और इसकी जो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब क्या है इम्पोर्टेंस है इसकी। और ये इसकी जब पूरा वाटर बॉडी ये भर जाते हैं तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, और इसकी जो फॉसिल फॉर्म है, क्या क्या फॉसिल फॉर्म है और कहाँ कहाँ इसकी फॉसिल मिल रही है। सो ये वाली सारे पोर्शन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और दूसरे पार्ट, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। सो मैंने ऑलरेडी अजोला और मर्सिलिया जो कि वाटर फर्न है उसको भी मैंने पहले कवर किया हुआ है। और मैंने एक्चुअली टेरिडोफाइट के जितने भी पोर्शन कवर किया है मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उधर जाके ये सब देख सकते हैं। सो आज की वीडियो है सेल्विनिया पे। तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन, जो सेल्विनिया है ये क्लास पॉलीपोडियोप्सिडा में बिलोंग करते हैं, जो कि सारे फर्न्स पॉलीपोडियोप्सिडा में बिलोंग करते हैं। पर ऑर्डर सेल्विनियालिस। सेल्विनियालिस में सारे वाटर फर्न्स जैसे मार्सिलिया हो गया, सेल्विनिया, एजोला, ये सारे रेग्नेलिडियम, पिलुलेरियास, ये सारे वाटर फर्न्स जो है ये सेल्विनियालिस में बिलोंग करते हैं। फिर सेल्विनिएसी में दो फर्न, दैट इज एजोला और सल्विनिया, दो फर्न है। ऑलरेडी मैंने एजोला का मैंने वीडियो बना के रखा है, जो आप मेरे जो टेरिडोफाइट के जो एक प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल के रखा है। सो एजोला और सेल्विनिया दोनों सेल्विनिएसी में है। ऐसा तो दिखने में लगेगा कि दोनों दोनों ही एक जैसे हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं है। क्योंकि ये जो सेल्विनिया है इसकी ये जो है, ये ऊपर ये जो है ये है फोटोसिंथेटिक लीफ, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता रहता है। और नीचे का जो है ये, जैसे ये वाली पोर्शन जो देख रहे हैं हम, सो नीचे जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है रूट जैसा, पर वो रूट नहीं है, वो भी सबमर्ज्ड लीफ है, वो भी सबमर्ज्ड लीफ है। ये जो नीचे वाला है वो भी लीफ ही है, पर उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। वो क्या करता है, वो बैलेंस करता है फ्लोटिंग करने में, और जो वाटर है और न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल सॉल्ट हो गए वो सारे एब्जॉर्ब करता है। तो जो ये नीचे वाला लीफ है, ये रूट नहीं है, लीफ है, तो वो दो फंक्शन करते हैं। एक तो कि वाटर और मिनरल को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एक बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं क्योंकि फ्लोट फ्लोट करने के लिए। पर जब प्लांट जो है सेल्विनिया मैच्योर हो जाते हैं, तो ये वाला जो लीफ वाला पोर्शन है, नीचे वाला लीफ, जो कि वाटर, ये है वाटर, तो ये वाला
तब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बियर करता है। तो मैंने देखा, हम लोग देखा कि इसकी तीन फंक्शंस है। एक तो बैलेंस करता है, एक वाटर अब्सॉर्ब करता है, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन। बट दिस इज व्हाट इन सेल्विनिया, सेल्विनिया में ये सब होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे एजोला, जो कि सेल्विनियसी में ही है, तो इसकी जो है ये है लीव्स ऊपर, और नीचे का जो है रूट है। सो मेनली डिफरेंस जो है एजोला और सेल्विनिया में, कि एजोला में जो है रूट है, और सेल्विनिया में ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो लीफ है। सो एक में रूट है, एक में लीफ है, बट दोनों का ही एक ही जैसा फंक्शन है। सो ये दो वाटर फर्न सेल्विनियसी में है। और इसकी जो है कॉमन नेम है, ये करीबा वीट भी बोलते हैं, कोई कोई बटरफ्लाई मॉस भी बोलते हैं, वाटर क्रेस भी बोलते हैं। पर हमारे देश में, क्योंकि ये जो फर्न्स जो है, ये एक्वाटिक फर्न, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल कंट्री जैसे अपना इंडिया, तो इस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। सो ये हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर में जो है सेल्विनिया नेटन्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, और पूरा वाटर बॉडी छा जाता है सेल्विनिया नेटन्स के। सो इसीलिए इसको सौरो ऑफ कश्मीर बोलते हैं। बाकी सेल्विनिया मोलेस्टा जो है, ये ऐसे पूरा वाटर बॉडी में छा जाते हैं केरला में। सो ये सेल्विनिया मोलेस्टा, ये केरला में ये केरला में मिलता है। और ये बहुत ही सेल्विनिया नेटेंस है, ये कश्मीर में। तो इसको सौरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे वाटर बॉडी हो गया, ये है पानी, तो ऊपर ऊपर तो सेल्विनिया ग्रो कर रही है, लेकिन नीचे भी तो प्लांट्स होंगे ना, ये सारे नीचे के प्लांट्स। अगर पूरा वाटर बॉडी जो है, तो वो अगर सैल्विनिया से भर जाएगा, तो जो सनलाइट है वो नीचे तक एकदम नहीं आ पाएगा। तो इन एब्सेंस सनलाइट अगर नहीं आ पाएगा, तो ये जो नीचे के जो प्लांट्स है वो तो मर जाएगा ना। और जो भी एनिमल्स, जैसे छोटे छोटे मछली हो गए, या जैसे घोंगा हो गया, कुछ भी क्रस्टेशियंस, तो ये सारे जो है, जो कि ये नीचे वाले प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो धीरे धीरे उसकी भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्योंकि जो खाने के लिए फूड चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो नीचे वाले सारे प्लांट्स हैं वो तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जिस भी वाटर बॉडी में, जिस भी पानी वाला तालाब या नदी में ये सेल्विनिया भर जाते हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे करके सारे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स कम होने लगते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉरो ऑफ कश्मीर, और वी कैन से दैट इट इज आल्सो कॉजिंग यूट्रोफिकेशन इन केरला। सो ये सारे जैसे सेल्विनिया नेटन्स, मोलेस्टा और ऑरिकुलेटा, ये सारी इंडियन स्पीशीज है। पर इसकी बहुत सारी कॉमन स्पीशीज भी है, क्योंकि सेल्विनिया जो है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन में ही पाए जाते हैं। मतलब जैसे ये हो गया इक्वेटर ना 0 डिग्री पे, ये हो गया जो ट्रॉपिकल रीजन। सो ये वाले रीजन में भी मिल जाते हैं, और ये वाले रीजन में भी मिल जाते हैं। सो ये जो है काफी कम टेम्परेचर में भी मिल जाता है, और हाई टेम्परेचर में भी मिल जाता है। तो क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन में जब ये ग्रो करता है, जैसे अपना इंडिया में, तो ये ईयर राउंड ही इसको हम ग्रो कर सकते हैं। पर जैसे टेम्परेट रीजन में, ठंड की जगह पे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, उधर भी क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर है, तो ये ऑर्नामेंटल के हिसाब से इसको उधर उगाया जाता है। तो उस उधर उधर क्या होता है कि विंटर में, सर्दी के समय में ये डोर्मेंट हो जाते हैं, मतलब ये इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे ऑरिकुलेटा, रोटुंडिफोलिया, मीनिया, सो बहुत सारे हैं। और ये पूरी वर्ल्ड में ही इसको पूरी वर्ल्ड में ही ये पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। पर कुछ कुछ है जो साउथ अमेरिका से
लाए जाते हैं क्योंकि फॉर इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू। और मोस्टली क्या है, ये थोड़ा स्लो मूविंग वाटर, जो पानी जैसे नदियाँ, उस जो जिस नदी में स्पीड कम है पानी की, तो वैसे वाले नदी में ये पाए जाते हैं। और ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ज्यादा सनलाइट हो, मतलब तेज धूप वाली एरिया में रहना पसंद करते हैं। और तेज धूप, ज्यादा टेम्परेचर, और जो पानी का स्पीड कम हो, और पानी में ज्यादा जीवाश्म तत्व, जो जैसे नाइट्रोजन, जैसे यूट्रोफाइड वाटर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सो ये एनपीके जैसे ज्यादा हो, वैसे पानी में ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो अब देखते हैं बाहर से कैसे दिखते हैं। देखिए ये जो है दो, ये वाला जो है, ये दो है फोटोसिंथेटिक वाला लीफ। एक्चुअली जैसे ये ग्रो कर रहा है, तो दो जो लीफ है वो ऊपर के तरह रहता है, और एक जो लीफ है नीचे के तरह रहता है। ये जो है ये भी लीफ है, ये जो है ये भी लीफ है। तो ऊपर वाला लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। नीचे वाला क्या है, पानी और जो भी मिनरल्स है वो एब्सॉर्ब करता है। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करते हैं। तो क्या है इसकी इसकी इसमें है, एक है राइजोम। मैं दूसरी कलर में ड्राइंग करती हूँ। ये वाली जो लाल वाली ये पोर्शन, ये है राइजोम। ये एक्चुअली ये जैसे स्टेम का काम करता है। तो इसमें ऊपर के साइड में दो फोटोसिंथेटिक पत्ते रहते हैं, और नीचे के साइड में ये वाले सबमर्ज जो पत्ते रहते हैं। और ये जो पत्ते हैं ये नोड पे बियर होता है। जैसे ये हो गया राइजोम, तो राइजोम को डिवाइड किया जाता है नोड और इंटरनोड में। ये हो गया इंटरनोड, और ये क्या है, ये है नोड। सो नोड और इंटरनोड दोनों में ये बटे हुए हैं। ये वाला जो नोड पोर्शन है, इसके ऊपर से जो फोटोसिंथेटिक लीफ, और नीचे वाले पोर्शन से क्या होता है, ये वाला सबमर्ज्ड लीफ जो है। तो ये सारे नोड पे ही होते हैं। ये जो रीजन है नोड पे। तो जो अपना राइजोम है, सॉरी, इसको थोड़ा, जो राइजोम है, इसकी तो नोड और इंटरनोड में बटे हुए हैं। अब जो नोड है, एक तो नोड में तो लीफ रहती है, दूसरी नोड में अगर थोड़ा सा एक आउटग्रोथ भी हुआ, तो ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते 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 एक ब्रांच तैयार होता है। तो हम देख रहे हैं नोड पे दो स्ट्रक्चर, एक तो लीफ पाए जाते हैं, और दूसरा ब्रांचिंग भी, लैटरल जो ब्रांचिंग है, जैसे ये वाली। सो ये जो लैटरल जो ब्रांचेस है, तो ये वाली भी ये नोड पे ही शुरू होता है। तो और एक चीज बतानी थी कि उधर रूट्स नहीं मिलता है। तो हम अब देखते हैं लीफ कैसे दिखते हैं। ऊपर से जो देखते हैं, दो रो में लीफ है। जैसे ये वाला एक रो हो गया, ये वाला एक रो, दूसरी रो। तो ऊपर का जो लीफ है, फोटोसिंथेटिक लीफ, वो दो रो में बटे हुए हैं। ये वाली एक रो, ये वाली और दूसरी। और उसके नीचे जो ये जो है, ये जो है, ये सारे रूट जैसे दिखने में, पर ये है तो लीफ ही। और जो फोटोसिंथेटिक लीफ है ना, तो अगर ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, हम इसको देखते हैं, तो इसके ऊपर में जो है, जैसे ट्राइकोम, ट्राइकोम है। और नीचे क्या है, नीचे के साइड पे है हेयर। और ये वाली लीफ पे, ये जो है ये फोटोसिंथेटिक लीफ, जो ये है फोटोसिंथेटिक लीफ, इसके ऊपर है ट्राइकोम, और नीचे है हेयर। पर ये जो सबमर्ज लीफ, जो पानी के नीचे वाला पत्ते हैं, तो वो वाले लीफ में सिर्फ
वो लीफ के ऊपर सिर्फ हेयर ही रहते हैं। हेयर जो है ये मल्टी सेलुलर रहती है, तो इसकी बहुत सारी सेल्स है। और ये जो टिप वाला पोर्शन है, ये वाला सेल, ये एक्चुअली पानी से पानी और जो भी मिनरल ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो ऊपर का हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये है ट्राइकोम, जो कि एक बिटर शेपेड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये लीफ की सतह हो गई, तो ये पहले तो ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो टिप होता है, ये वाली पोर्शन, ये ये भी पानी को रिपेल करता है। और ये जो एंटायर रीजन है, इसमें इसको एक्चुअली ये सारे जो ट्राइकोम्स है, ये जो फोटोसिंथेटिक लीफ जो ऊपर वाला पत्ता है, ये इसको वाटर रिपेलेंट बना देते हैं। ये जो ट्राइकोम, इसके लिए ही ये वाटर रिपेलेंट का काम करता है। पर नीचे वाले जो पोर्शन है, दैट इज ये वाला पोर्शन, इसमें जो लीव्स है, इसमें जो हेयर है, वो एक्चुअली वाटर एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। सो आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाला लीफ है, उसके ऊपर जो ट्राइकोम्स बने हुए हैं, नीचे वाले जो लीफ है, इसके ऊपर सारे हेयर्स जड़े हुए हैं। और ये है एक यंग प्लांट, ये बहुत ही यंग प्लांट है। पर ये जो है, ये वाला, ये है बहुत ही मैच्योर प्लांट, क्योंकि ये सारे स्पोरोकार्प्स बने हुए हैं। जैसे इधर बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, ये सारे जो है स्पोरोकार्प, जिसमें स्पोर बनती है, ये ऐसे जो नीचे वाले पत्ते हैं, ये इसमें ये मिल मिल जाता है जब प्लांट मैच्योर होता है। देन हम देखते हैं इसकी एनाटोमी, मतलब अंदर से ये कैसा दिखता है। तो ये है स्टेम की एनाटोमी। जो हम देख रहे हैं, ये वाले जो सिंगल एक लेयर है, ये है ये एक लेयर जो है, ये एपिडर्मिस है। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। और हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस में से जो निकल रहे हैं, ये है हेयर। तो जो अपना जो राइजोम है, जो कि नोड और इंटरनोड में बटे हुए हैं, इसको अगर हम काटते हैं, तो ये वाला पोर्शन दिखता है। ऊपर से एपिडर्मिस दिखता है, और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो एक एक करके ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम हेयर। और ये एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस के आगे, मतलब अंदर, है कोर्टेक्स। सो हम देखते हैं कि कोर्टेक्स में क्या है, ये सारे जो है यार्ड सैक है, हवा भरा हुआ सैक है। सो जो जो कोर्टेक्स है, वो उसमें ज्यादातर एरिया हवा से भरी हुई है। सो ऐसे वाले जो टिश्यू होते हैं, उसको हम एरेनकाइमा बोलते हैं, और ल- या लैक्यूनेटेड भी बोलते हैं। तो ये टिश्यू है एरेनकाइमा, और कोर्टेक्स को हम बोलते हैं कि कोर्टेक्स है लैक्यूनेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी लैक्यूना है। ये जो यार्ड सैक है, इसको लैक्यूना भी बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो स्टेम है, ऊपर, सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर जो है कोर्टेक्स, और उसके जो आगे वाले लेयर है, ये जो हम दिख रहे हैं, इसमें पहले तो आता है एंडोडर्मिस, जो कि एक ही लेयर की सेल लेयर की एंडोडर्मिस। देन फिर से और एक लेयर की सेल, जो जिसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। और एकदम अंदर में है स्टील। स्टील में जो है कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जैसे जाइलेम, जो कि पानी कंडक्ट करता है, और फ्लूएम, जो कि खाना कंडक्ट करता रहता है। तो वो सारे स्टील में मिल जाते हैं। अब स्टील में जाइलेम भी है, फ्लूएम भी है। तो फ्लूएम जो है वो बाहर बाहर है, और जाइलेम जो है अंदर है। तो ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे अ, अंदर हो गए जाइलम, अंदर हो गए जाइलम, इसको हम एक्स, तो उसके बाहर हो गए फ्लूएम। तो ये है
प्रोटोस्टिली वाला कंडीशन। पर जैसे जैसे जो स्टेम की जो डायमीटर, राइजोम की जो डायमीटर बढ़ जाती है, तो ये ऐसे से ये थोड़ा अलग दिखने लगता है। इसके अंदर जो है ये ग्राउंड टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा भर जाता है, तो क्या होता है, ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पित्त। फिर उसके बाहर जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हम जाइलम, और उसके जो बाहर है ये वाला, उसको बोलते हैं फ्लूएम। सो पहले तो ये था जो कि नंबर वन कंडीशन। फिर जब जैसे जैसे मैच्योर होता गया फिर ऐसा हो गया। सो ये जो है प्रोटोस्टीली, नंबर वन जो है प्रोटोस्टीली, और नंबर टू जो है तो सेकंड कंडीशन है जो मेच्योर वाला स्टेम, तो वो है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टीली। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टीली में और एक होता है कि जाइलम के ये जो जाइलम बनी हुई है इसके दोनों साइड से फ्लूएम बनी हुई है। मैं थोड़ा इधर ड्राइंग कर लेती हूँ, ये वाला पोर्शन जिसको हम रेड से ड्राइंग कर रहे हैं ये है पित्त। फिर ये वाला पोर्शन जैसे ये हो गया, ये हो गया फ्लूएम, और फिर ये हो गया जाइलम, फिर ये भी हो गया फ्लूएम। सो साइफोनोस्टीली ऐसे हो गया। तो अंदर जो है ये वाला है पित्त। पित्त अगर अंदर रहेगी तो साइफोन एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टीली। और जो जाइलम फ्लूएम है, जाइलम में मोस्टली ट्रैकिड्स ही मिलते हैं, बाकी दूसरे टाइप का जाइलम टिश्यू नहीं मिलते। पर जो फ्लूएम है उसमें सीव पेरेन्काइमा भी होता है, और इसकी जो कंपेनियन सेल्स भी होती है। वी नो दैट सीव पेरेन्काइमा इसमें ऐसे सीव टाइप के बने होते हैं सीव पैरेन्काइमा में, और उसके बगल में जो है कंपेनियन सेल्स। सो इसमें से ये जो पैरेन्काइमा, सीव पैरेन्काइमा है, इसमें से खाना मतलब फूड जो है प्लांट वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो अभी लीफ का देखते हैं, लीफ का एनाटोमी। तो लीफ का अब हम देख ही रहे हैं कि ऊपर का एक जो है ऊपर का जो है ये है अपर एपिडर्मिस, और नीचे का भी एक एपिडर्मिस है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एपिडर्मिस है, जैसे स्टेम का भी एपिडर्मिस था, इसका भी एपिडर्मिस है। इसके ऊपर एक क्यूटिकल लगा रहता है। क्यूटिकल का लेयर इसीलिए रहता है क्योंकि ये पानी वाला फर्न है, तो इसको पानी से थोड़ा बचना भी चाहिए। तो इसीलिए एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर रहती है, और ये जो एपिडर्मिस है ये कंटिन्यूअस है। तो ऊपर वाला एपिडर्मिस और नीचे वाले एपिडर्मिस के बीच में जो है टिश्यू, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आ, ये सॉरी मेरिस्टेमेटिक नहीं, मेसोफिल टिश्यू है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती रहती है, पर ये जो है इसमें इसके बीच बीच में बहुत सारे लैक्यूना है, बहुत सारे एयर स्पेसेस है। क्योंकि ये इतने सारे एयर स्पेसेस ये फ्लोटिंग के लिए थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो ये जो लीफ है इसकी दो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस, और ये बीच में है मेसोफिल सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और मेसोफिल सेल्स के जो कॉलम है, ये वाले जो कॉलम है, उसके बीचों बीच बहुत सारे एयर स्पेस और लैक्यूना होती है। और ये जो लीफ जैसा, लीफ की ट्रांसवर्स सेक्शन में जो जाइलम मतलब वाटर कंडक्शन या फूड कंडक्शन के लिए जो स्टील बनी हुई है, वो भी ऐसी है, दिखती है। मतलब जो अंदर जो है पीत है, ये जो ये पीत है ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पैरेन्काइमा, ये पित जो है पैरेन्काइमा का। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये पोर्शन है जाइलम, और ये वाला पोर्शन फ्लूएम, ये अंदर का भी फ्लूएम। सो एक जाइलम दोनों साइड से, चारों मतलब पूरा जाइलम को फ्लूएम ही कवर करके रखा है। सो ऐसा वाला स्टीली को बोलते हैं हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टीली। सो ये जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टीली में एक गैप है, जहाँ जो कि लीफ गैप। लीफ गैप मतलब क्या है, जो लीफ की जो कांड है, द लीफ जैसे इधर से, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लीफ गैप बोलते हैं।
तो ये वाला जो गैप है इसको स्टीली में ये है लीव गैप। अब हम देखते हैं इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये है कि एक तो ये बहुत हाई टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। तो ये हाई टेम्परेचर में एक्चुअली बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। तो क्या है ये पूरा ये जो जैसे हम देख रहे हैं वाटर बॉडी जो है पूरा ढक गया है सैल्विनिया से। तो नीचे वाले जो भी प्लांट्स है और वो सारे तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि पूरा वाटर बॉडी अगर ढक गया है तो जो सनलाइट वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी। और जो एनिमल्स जैसे छोटे छोटे मछली हो गए या अदर जैसे घोंगा हो गया, फिर झींगा हो गया, जो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स है, जो पानी के कीड़े हैं, वो जो नीचे के जो जितने भी प्लांट्स है जो कि नीचे ग्रो करता है, बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी इधर ग्रो करता है, तो वो सारे तो खत्म हो जाएंगे। तो तो फूड के अभाव से जो एनिमल्स नीचे के जो प्लांट्स को खाते थे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक तो ये है, दूसरी है कि व्हेन इट ग्रोज ओवर द सरफेस, पूरा जो सरफेस है उसमें अगर सेल्विनिया ही भर गया है तो ये क्या है, जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये जो नीचे आ जाएंगे और सड़ने लगेंगे। तो जो बैक्टीरिया जो इसको सड़ा रही है तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन, पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसको लेके फिर वो उसको सराने लगेगा। तो ये जो सर रहा है, एक तो ऑक्सीजन कम हो रही है पानी से, और ऊपर से जैसे मीथेन या ऐसे कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी निकलेगा। तो उससे तो जो ऐसे ही मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स है पानी में, वो तो उससे भी खत्म होंगे। तो प्रैक्टिकली ये जब सैल्विनिया जिंदा है तब भी ये वाटर बॉडी में नुकसान ही कर रहा है। और जब ये खत्म हो रहे हैं तब भी ये नुकसान ही कर रहे हैं अगर पूरा भर जाते हैं तो। पर अगर हम देखें तो इसके दूसरी भी फायदे भी है। अभी तो मैं हम सिर्फ नुकसान की बात कर रहे थे, पर ये फायदा भी है क्योंकि ये जो है ये बायोरिमेडिएशन की भी काम करता है। मतलब जो हमने देखा था, जो इसकी जो जैसे अपना पत्ता हो गया, पत्ता के ऊपर जो है ना ट्राइकोम बने हुए थे, ट्राइकोम बने हुए थे ना। तो ये सारे जो ट्राइकोम है, ये सारे पानी को तो ये रिपेल करता है, लेकिन ऑयल जो है, जो तेल है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कहीं भी ऑयल स्पिल हुआ है तो हम अगर सैल्विनिया ग्रो करते हैं तो वो ऑयल इजीली हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये और ये ऑयल का जो है ऑयल स्पिल को इजीली रिमूव कर सकता है। और क्योंकि ये जैसे कोई भी पानी जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो जितने भी ज्यादा इसमें पानी में जो भी पानी में ये एनपीके ज्यादा है, जैसे एग्रीकल्चरल जो भी फर्टिलाइजर है वो बरसात के टाइम धो के अगर मतलब रिवर में या कोई भी वाटर बॉडी में आके गिर रहा है तो वो जो पानी हो रहा है वो तो बहुत ही रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो वैसे पानी में अगर हम सेल्विनिया को ग्रो करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो एनपीके जो है, इसको इजीली अपना ग्रोथ के लिए यूज करके फिर से पानी को अच्छा कर सकता है। तो पर ये तो एल्गी भी कर सकता है, पर एल्गी का ब्लूम हो जाता है। और एल्गी के ब्लूम के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया भी बनने लगता है। और हमको पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है टॉक्सिन छोड़ता रहता है,
और एल्गल ब्लूम से भी क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एल्गी अगर पूरा वाटर बॉडी में फैल जाता है, तो वो भी सिमिलरली जैसे सड़ने लगता है, तो उसकी भी वाटर की जो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाती है और हार्मफुल सब्सटेंस भी निकलने लगता है, जैसे बैक्टीरिया जब वो एल्गी को सड़ा रहा है तो ये सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी पानी जिसमें एनपीके कंटेंट ज्यादा है, तो हम सेल्विनिया को ग्रो करते हैं और टाइम टू टाइम वो सेल्विनिया को हम निकाल लेते हैं, और हम वो जो सेल्विनिया को निकाले हैं उसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जैसे बायोगैस में दूसरे दूसरे प्लांट्स भी यूज होते हैं, पर ये सैल्विनिया को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उसमें जो भी पानी में सैल्विनिया है, तो मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मच्छर, हमको पता है कि मच्छर जो है वो थोड़ा स्टील वाटर पसंद करते हैं, और क्या करते हैं, जो मच्छर की जो लेडी मच्छर है, वो एक्चुअली पानी के सतह पे अपना जो अंडा छोड़ देती है। पर वो जो ये जो अपना सेल्विनिया के प्लांट है, ये एक्चुअली शेल्टर, घर का काम कर लेता है, क्योंकि जो छोटे छोटे मच्छर के जो छोटे छोटे लार्वा निकल आते हैं, उसको शेल्टर का काम करता है ये सेल्विनिया। तो जैसे जो भी पानी का तालाब है उसमें सेल्विनिया है, तो मच्छर तो होगा ही। वैसे अगर नदी में ज्यादा सेल्विनिया हो गई है, तो ये क्या है, फिशिंग खत्म कर देता है, क्योंकि फिश रहती ही नहीं है। अगर पूरा जैसे ये कोई नदी हो गई, तो पूरा अगर सेल्विनिया है तो फिश तो रहेगी ही नहीं। ऊपर से ये दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें हम अगर बोटिंग भी करने जाए, तो ये क्या होता है, ये फिर से हम बोटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी वाटर बॉडी में अगर ज्यादा सैल्विनिया है, तो उसको हम मतलब कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यूज तो कर ही नहीं सकते। देन ये है, और दूसरे सारे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। कुछ कुछ सेल्विनिया जैसे छोटे, जिसके पत्ते बहुत छोटे हैं, हम्म तो वो सारे सेल्विनिया को हम कमर्शियली नर्सरी में ग्रो करते हैं, और हम एक्वाकल्चर में यूज करते हैं। जैसे हमारे घर में एक्वेरियम हो गया, और उसमें हम सेल्विनिया को ग्रो कर रहे हैं। तो ये सेल्विनिया क्या करता है कि एक तो जो छोटे छोटे मछली है, वो इस सेल्विनिया की पत्ती को खाते हैं, और जो इसकी नीचे वाले जो भी पत्ते हैं, जो नीचे वाले जो सबमर्ज लीफ है, उसमें उसके अंदर इसको शेल्टर भी मिल जाता है, जो छोटे छोटे मछली को। तो ये एक्वाकल्चर में तो जो छोटे छोटे स्पीशीज के जो छोटे स्पीशीज के सेल्विनिया है, उसको तो वाटर कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात ये है कि अ, जो सेल्विनिया वीविल है, जैसे क्रिप्टोबोगस सेल्विनिए, सो ये जो सेल्विनिया वीविल है, ये अपना पूरा लाइफ साइकिल सेल्विनिया के पत्ते में ही लाइफ साइकिल इसकी बीत जाती है। जैसे जो फीमेल बीटल है, ये सेल्विनिया के पत्ते के ऊपर अपना अंडा छोड़ती है। जो अंडे से जो लार्वा निकल रही है, वो भी इस पत्ते में ही अपना खाना खत्म करके अभी इस पत्ते में या दूसरे आजू बाजू वाले पत्ते में फिर से अंडा छोड़ जाती है। तो एंटायर जो सेल्विनिया वीविल है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये इसके लिए सेल्विनिया बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दूसरे जो फर्न है या एक्वेटिक प्लांट है, उसमें नहीं जाते। तो अगर सेल्विनिया दुनिया से एकदम मतलब खत्म हो गए, तो ये सेल्विनिया वीविल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा इसकी जो लाइफ साइकिल है डिपेंडेंट अपॉन सेल्विनिया। फिर हम देखते हैं कि ये जो सेल्विनिया है, ये ऐसे तो यूट्रोफाइड वाटर में बहुत ग्रो कर जाता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि वाटर हायासिंथ या डकवीड को कंपेयर करेंगे, तो इसके हिसाब से सेल्विनिया कम इन्वेसिव है। मतलब क्या, हम इजीली सेल्विनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम वाटर हायासिंथ को उतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो ये हो गया। फिर सेल्विनिया को हम अगर हार्वेस्ट करते हैं तो हम मल्च और फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं। मल्च मतलब क्या है? कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है स- से ये ग्राउंड है, कोई भी पौधा है ये ग्रो कर रहा है, तो इसके ऊपर हम सेल्विनिया को रख देते हैं ताकि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा है तो ये मिट्टी जो है गीली रहे, तो इसको बोलते हैं हम मल्च। और ये मल्चिंग जो है ये सेल्विनिया को छोड़ के दूसरे प्लांट्स के पत्ते को भी डाल के हम मल्च कर सकते हैं, पर ये सेल्विनिया को हार्वेस्ट करके हम मल्च कर सकते हैं और इसको हम एनिमल को भी खिला सकते हैं इसके पत्ते। सो इट इज यूज्ड एज ए फॉडर, मतलब इसकी कोई टॉक्सिक क्वालिटी नहीं है, तो ये एनिमल फूड के हिसाब से भी हम सकते हैं। तो इसकी जो कंट्रोल मेजर है, एक तो हम हाथ से इसको निकाल सकते हैं या मैकेनिकल हार्वेस्टर जैसे ये वाली है, तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टर से भी हम कर सकते हैं, या हम हर्बिसाइड डाल सकते हैं, पर क्योंकि हर्बिसाइड जो है ये बहुत ही देर तक अपना एनवायरनमेंट में रह जाता है, और जो हर्बिसाइड है ये क्योंकि ये ज्यादा देर तक एनवायरनमेंट में रहता है, तो ज्यादा देर तक जो भी प्लांट्स एक्वाटिक वाटर की जो प्लांट और एनिमल है उसको ये इफेक्ट करता रहता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है फॉर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो हम केमिकल जो कंट्रोल है उसको ना ही करना अच्छा है। हाँ, मैकेनिकल कंट्रोल जो है, जो जैसे हर मैकेनिकल हार्वेस्टर, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन हम केमिकल ना करें तो ही अच्छा है। बायोलॉजिकल तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो क्रिप्टोबोगस सैल्विनिया है, इसको बहुत सारे कंट्रीज में इसको ग्रो करते हैं नर्सरी में, सो दैट वी कैन कंट्रोल। हम लोग ये जो सैल्विनिया वाला फर्न है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको भी, ये जो सैल्विनिया बीटल है, इसको हम ग्रो करते हैं नर्सरी में टू कंट्रोल दिस सैल्विनिया। ये जो पिक्चर है ये सैल्विनिया बीटल की है। अब देखते हैं जो फॉसिल फॉर्म है, बहुत सारे फॉसिल फॉर्म है। सैल्विनिया स्टीवर्डी, सैल्विनिया ऑडियोवालिस, सैल्विनिया कोआहुलिस, माइल्डेनिया जो कि ये वाली है, सैल्विनिया माइल्डेनिया जो कि मियोसीन यूरोप में मिलता है। तो बहुत सारे जो सैल्विनिया की स्पीशीज पाई गई है जो कि फॉसिल में है, जो कि रॉक, पुराने जमाने की जो सैल्विनिया स्पीशी जो कि जिसकी जिसकी हम फॉसिल रॉक में मिला है, पत्थर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि आइदर तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन सब मिलता है। मेगास्पोरियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में ज्यादातर मिलता है। कुछ कुछ जैसे ये वाली है, इसकी पूरी प्लांट मिली है। जैसे ये वाली जो है, ऊपर वाला जो फोटोसिंथेटिक लीफ हम देख रहे हैं, जो नीचे वाला ये जो है, ये क्या है? जो नीचे वाले लीफ है, जो कि पानी के नीचे रहता है। तो ये जो है माइल्डेनिया, ये कंप्लीट प्लांट बॉडी को मिला है। ये फॉसिल यूरोप में से मिला है। और दूसरे जो है मोस्टली दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जितने भी फॉसिल है वो मोस्टली हम देख रहे हैं कि आइदर तो टर्श सॉरी आइदर तो ये जो क्वाटरनरी पीरियड और जो क्रिटेशियस पीरियड में ही इसको हाँ हम मतलब ये सैल्विनिया, ये दोनों पीरियड में बहुत सारे इसकी फॉसिल मिला है। तो ये था वीडियो का एंड, मतलब फर्स्ट पार्ट की एंड। और सेकंड पार्ट में मैं रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल पढ़ाने वाली हूँ। फिर अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।